मोडास चैप्टर चल रहा था। मैंने लास्ट टाइम आपको शैल विल वुड बता दिया था और कैन कुड बता दिया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मे, माइट, शुड, मस्ट और टू और इससे आगे के मोडाल्स। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं मे और माइट। ये मैं दोनों एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही तरीके से यूज होते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मे और माइट में डिफरेंस बताते हुए चलते हैं। चलिए देखिए, जो मे का यूज हम करते हैं ना, वो तब करते हैं जब कोई पॉसिबिलिटी हो। ठीक है जी, कोई पॉसिबिलिटी हो तो हम मे का यूज करते हैं। ओके, फिर माइट का यूज कब करते हैं? तो माइट का यूज हम तब करते हैं जब लेस पॉसिबिलिटी हो, यानी कि पॉसिबिलिटी तो है लेकिन लेस पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मे का यूज हम परमिशन देने और लेने के लिए करते हैं। अभी इसको एग्जांपल से समझेंगे। चलिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर परमिशन की बात की जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी की भी बात करेंगे, पहले परमिशन की बात करते हैं। तो जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर, सभी लोग ऐसा बोलते हुए आए हैं बचपन से। स्कूल में जाके पूछते थे ना, मे आई कम इन सर। तो यहाँ पे देखिए मे लग रहा है, तो परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए। अब जैसे कि कोई परमिशन दे रहा हो तो भी वो ऐसे बोल सकता है, यस यू मे कम इन। पूरा नहीं बोलना होता, लेकिन चलो मैं लिख दे रहा हूँ अभी। ठीक है जी, तो ये परमिशन देने के लिए और लेने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है मे का यूज़। चलिए, ये मैंने आपको बताया परमिशन के लिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस पॉसिबिलिटी की कि ये पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है। पॉसिबिलिटी कैसे? तो देखिए, किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी जो होती है उसके लिए आप मे का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, बारिश होने की हमेशा ही संभावना होती है। ठीक है, कोई उसको कंफर्म नहीं कर सकता कि आज बारिश हो जाएगी या कल बारिश हो जाएगी, संभावना ही जताई जाती है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? इट में रेन टुडे। तो इट में रेन टुडे का मतलब क्या हो गया कि आज बारिश हो सकती है। यहां मैंने मे का यूज किया है, और जब मे का यूज किया तो इसका मतलब संभावना है, थोड़ी सी संभावना है कि आज बारिश हो जाए, इसलिए इसका यूज करते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब आते हैं माइट पे कि माइट का यूज कैसे करते हैं। चलिए, माइट का यूज बताता हूं विद एग्जांपल। यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसका लेस पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, यानी कि कम संभावना के लिए। अब मैंने जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, इट में रेन टुडे, यानी कि आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि संभावना थोड़ी सी है, मतलब ज्यादा है कि बारिश हो सकती है। लेकिन बिल्कुल ही संभावना ना हो, मतलब संभावना ना हो बिल्कुल, मतलब ऐसा एक बूंद बारिश नहीं हो सकती। देखो, ऐसा तब बोला जा रहा है जब बादल छाए हों और हमें दिख रहा हो कि हाँ भाई आसमान में बादल आ रहे हैं काले काले, तो हम कहेंगे इट में रेन, बारिश हो सकती है। लेकिन बिल्कुल कड़ी धूप निकल रही है, ऐसी धूप निकल रही है कि आपको जला दे, पूरी स्किन काली कर दे, इतनी कड़ी धूप निकल रही है, सड़ी गर्मी पड़ रही है बिल्कुल, तो आप यही बोलोगे यार बारिश होने के आसार तो नहीं है। और अगर ये बोलोगे, यानी कि देखो, आप नेगेटिव में बोलोगे कि बारिश होने के तो आसार नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी, तो आप नेगेटिव में बोल रहे हो कि बारिश नहीं होगी, है ना। तो बिल्कुल नहीं वाला जहां पे सेंस आ जाए ना, जहां पे आप नहीं बोलना चाहते हो, बस उसी को कन्वर्ट करके मेल माइट लगा करके हम बोल देंगे। जैसे कि अगर मैंने ऐसे बोल दिया, इट माइट रेन टुडे, अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो इसका मतलब ऑलमोस्ट यही होगा कि आज बारिश नहीं होगी। बिल्कुल ना के बराबर जब संभावना आ जाए ना, तो माइट लगा देते हैं। ठीक है जी, लेस पॉसिबिलिटी। तो हम इस तरीके से इसका यूज करते हैं। अच्छा, और भी कई जगह पे संभावना जताई जाती है। ठीक है, और कैसे जताई जाती है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपका एक फ्रेंड है कोई, ठीक है, और आपको पता है कि वो बीमार है, ही हैज फीवर, और वो काफी बीमार है, ही हैज हाई फीवर मे बी।
वो चल भी नहीं पा रहा है, आपको पता है ये बात, ठीक है। तो अगर आपसे मतलब पूछ लिया जाए कि आपका दोस्त आज आएगा, तो आप क्या बोलोगे? आएगा वो? आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो अगर आपको ये बोलना है कि हाँ वो आएगा, तो आप संभावना में ही तो बोलोगे ना कि देखो बीमार तो बहुत ज़्यादा है वो, उसकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन हो सकता है कि मतलब आए, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है कि आए, मतलब बहुत कम चांसेस। तब आप माइट का यूज़ करते हो, ठीक है? और मान लो सिर्फ सर में दर्द हो रहा है, तो आप बोलोगे हाँ भाई आ सकता है। मतलब सर में दर्द हो रहा है थोड़ा-सा और कुछ नहीं, मतलब ठीक हो जाएगा तो आ जाएगा। कहीं न कहीं इंटेंसिटी को देखिए कि कितना इंटेंस है। अगर उसका फ़ीवर बहुत इंटेंस है, बहुत हाई है, वो नहीं चल पा रहा है, तो आप माइट का यूज़ करोगे कि भैया वो तो नहीं आने वाला, वो नहीं आ पाएगा, ठीक है? या फिर अगर इसको पॉज़िटिव में बोलना चाहते हो तो आप कैसे बोलोगे? ही माइट कम टुडे बिकॉज़ ही हैज़ हाई फ़ीवर, आप ऐसे बोल दोगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि सिर्फ़ उसे एक हल्का-सा सर दर्द है और मेबी वो ठीक हो जाए बहुत कम टाइम में और वो अच्छा रिलैक्स मतलब करे तो थोड़ा-सा उसको अच्छा फ़ील हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ही मे कम। क्यों? क्योंकि इतना बीमार नहीं है कि वो ना आ पाए। तो आप ही मे कम यानी कि हाँ, वो आ सकता है। तो जब संभावना होती है अब देखिए संभावना की बात कर रहा हूँ मैं, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। जब संभावना होती है तो आप क्या करते हो? आप मे का यूज़ करते हो और कम संभावना होती है तो आप किसका यूज़ करते हो? तो आप माइट का यूज़ करते हो। ठीक है जी? ये होता है मे और माइट में। और परमिशन के लिए हम मे का यूज़ कर लेते हैं, माइट का यूज़ नहीं करते। तो ये इतनी सी चीज़ है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हो। चलिए, अब ये समझते हैं कि अगर जैसे कोई सेंटेंस हम बना रहे हैं, हिंदी में एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि वह आ सकता है, इसको हम हिंदी में ही अगर कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा कि मे आई कम इन सर यानी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यानी कि एंडिंग वर्ड क्या हो रहा है? इन दोनों का एंडिंग वर्ड देखिए क्या आ रहा है? सकता, सकता है। जैसे कि मैंने आपको कैन में बताया था ना कि सकता है, सकती है, सकते हैं, वही एंडिंग वर्ड इनका भी आएगा, मे और माइट का भी। लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा कि अगर आप मे का यूज कर रहे हो तो ये हो जाएगा हो सकता है। क्या हो जाएगा? ये देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, चलिए इसके लिए इसका अगर मैं एंडिंग वर्ड की बात करूं तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि हो सकता है, हो सकता है, हो सकती है। ठीक है, ये इसका एंडिंग वर्ड हो जाएगा, हो सकते हैं। इसी तरह से हो सकता हूं, हो सकती हूं, ये होगा, ये इसका एंडिंग वर्ड होगा। और इसी तरह से अगर माइट का देखा जाए तो माइट का क्या हो जाएगा? शायद, इसमें शायद आ जाएगा, शायद हो सकता है। ठीक है जी। अब इसी तरीके से शायद लग गया यहां पर, शायद हो सकता है, इसी तरीके से शायद हो सकती है। ठीक है, हो सकती है और हो सकते हैं। सकते हैं, सकते हो, ये इनके एंडिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि सेंटेंस के एंड में आएंगे। सकता हूं, और सकती हूं। लो, मैंने सारे लिख दिया। तो ये इनके एंडिंग वर्ड्स हैं जो सेंटेंस के एंड में आते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं कि वह कल नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। वह कल नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि वो बीमार है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे? ही मे नॉट कम टुमारो। ठीक है जी। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव वे भी होगा, यानी कि देखो अगर हम चाहें इस नो को, नॉट को हटाना, अगर अब इस नॉट को हम हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस पूरे मे नॉट की जगह पे सिर्फ माइट लिख देंगे। ठीक है, यानी कि ही माइट कम टुमारो। तो ही माइट कम टुमारो का मतलब क्या हो जाएगा
कि वह शायद ही आ सकता है कल। ठीक है जी, बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया मामला। मतलब अगर आपने माइट लगा दिया तो इसका मतलब समझो वो नहीं आएगा, इस चीज को भूल जाओ, वो 99% नहीं आएगा। तो जब बिल्कुल नेगेटिव फीलिंग आने लग जाए ना तो आप माइट का यूज कीजिए। ठीक है, ये होता है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हो। चलिए इसका मैं रूल भी लिख देता हूं कि जैसे सेंटेंस में जब हम बनाते हैं, जैसे मैंने ये सेंटेंस बनाया, तो सबसे पहले इसमें हम क्या यूज करेंगे, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। इसको मैं अदर कलर से लिख देता हूं, ठीक रहेगा, रेड ले लेते हैं। चलिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ये रहा सब्जेक्ट हमारा। इसके बाद हम मे या माइट लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, मतलब अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, मतलब जब जिसकी हमें जरूरत हो उसके अनुसार मे लेंगे या माइट लेंगे, दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमें इसमें एक मेन वर्ब ऐड करनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसमें और कोई भी फॉर्म मेन वर्ब की नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, थर्ड फॉर्म नहीं आती, सेकंड फॉर्म नहीं आती, ऐसी आईएस वाली कोई फॉर्म नहीं आती, कुछ नहीं आता, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मे या माइट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर्स। ठीक है जी, अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका मे या माइट, ठीक है, ये रहा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आ गया आपका, ऑब्जेक्ट या अदर्स। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है, इसे आप आसानी से कर सकते हो। किसी भी सेंटेंस को जब आप बनाओगे इंग्लिश में तो मे माइट का यूज करोगे, और अगर मतलब पॉसिबिलिटी और लेस पॉसिबिलिटी की बात होगी तो उसको समझते हुए मे या माइट यूज कर दोगे, बस इतना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक पेज ले लेते हैं, चलिए, ऐड अ पेज। चलिए, मैंने आपको मे और माइट बताया, ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं शुड। इसमें शुड, मस्ट और ऑट टू आता है, तीन चीजें होती हैं। ठीक है, शुड, मस्ट और ऑट टू, तीनों में डिफरेंस भी बताऊंगा और यूज भी बताऊंगा सारा। चलिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं शुड। इसकी स्पेलिंग होती है SHOULD। तो शुड ले लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, शुड का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले ये बताऊं। देखो, शुड का मतलब होता है सिंपल सा चाहिए। क्या होता है, चाहिए। इसका यूज कैसे कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चाहिए, इसका यूज करते हैं हम एडवाइस देने के लिए। किसी को एडवाइस देना हो आप इसका यूज कर सकते हो, किसी को सजेस्ट करना हो यानी कि सजेशन के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप इसका यूज कब कर सकते हो, जब आपको कोई पॉसिबिलिटी बतानी हो तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। पॉसिबिलिटी बताने टाइम भी करते हैं, जैसे कि अभी एक सेंटेंस से आपको बताता हूं। देखिए, एडवाइस, शुड का मतलब एक एडवाइस देना, जैसे कि एक सेंटेंस लिखते हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। ठीक है जी, ये हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए, या फिर तुम्हें अब घर जाना चाहिए, यहाँ पे अब भी ऐड कर दो चाहे, लो और अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए, वट कोई भी सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा कोई फ्रेंड है और हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं या हम उसको एडवाइस कर रहे हैं कि यार बहुत लेट हो रहा है, ठीक है, अब ना तुझे घर जाना चाहिए, ऐसे हम उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी एडवाइस दी जा रही है, सिंपल सी बिल्कुल। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू शुड गो होम या गो टू होम, यू शुड गो होम। ठीक है, नाउ, ठीक है जी, नाउ, यू शुड गो होम नाउ। अब यहाँ पे देखिए शुड आ गया, सिंपल, किसी को भी एक छोटी सी एडवाइस दे दी हमने, हो गया। अच्छा, इसको हम सजेशन भी कह सकते हैं क्योंकि हम सिंपली बोल रहे हैं। अब जैसे कि कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, चाहिए आ रहा है, ठीक है, क्योंकि चाहिए आ रहा है
इसीलिए हम यहाँ पे शुड यूज कर रहे हैं, ठीक है। शुड का मतलब सिंपल सा है चाहिए, जब चाहिए कहीं पे सेंटेंस में आ जाए ना तो आप वहां पे शुड लगाओ, सिंपल, ठीक है जी। बाकी डिफरेंस क्या है, अगर आप एडवाइस दे रहे हो तो शुड लगाओ, सजेस्ट कर रहे हो तो शुड लगाओ। पॉसिबिलिटी की अब बात कर लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, अ, इस टाइम उसे स्कूल में होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है जी। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि इस टाइम उसे स्कूल में होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, ही शुड, सबसे पहले मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, होना चाहिए यानी कि मुझे पता नहीं है वो स्कूल में है या नहीं है, मुझे नहीं पता। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने पूछा कि तुम्हारा जो भाई है छोटा वाला वो कहाँ है इस टाइम, और क्योंकि स्कूल का टाइम चल रहा है तो मैं उससे यही बोलूंगा कि वो रोज स्कूल जाता है इस टाइम, तो उसे इस टाइम स्कूल में होना चाहिए, या वो इस टाइम स्कूल में होगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी, एक तरह से पॉसिबिलिटी हो रही है, मेरे को कंफर्म नहीं है, नहीं तो मैं क्या बोलता कि वो स्कूल में है। क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो स्कूल में होगा, या उसे स्कूल में होना चाहिए इस टाइम, तो यार उसे स्कूल में होना चाहिए। मान लो आपका दोस्त ये बोलता है कि भाई तेरा भाई ना स्कूल में नहीं है, मैंने उसको देखा कंचे खेलते हुए, ठीक है, कंचे खेल रहा था कंचे। तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं यार क्या बात कर रहा है, उसे तो इस टाइम स्कूल में होना चाहिए, ऐसा बोलेंगे ना हम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, दैट्स वाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसे स्कूल में होना चाहिए इस टाइम, ठीक है। मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं कि उसे स्कूल में होना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही शुड। अब देखो इस होने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी फॉर्म का यूज करेंगे, होने को, होने के लिए यहाँ पर जो होना वर्ड आ रहा है इसके लिए हम बी फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बी, ही शुड बी, ठीक है जी, ही शुड बी। इस ही शुड बी का मतलब हो गया होना चाहिए। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, ही शुड बी इन स्कूल इस टाइम, तो इसको हम क्या लिख देंगे, नाउ या फिर दिस टाइम लिख देंगे, दिस टाइम, ही शुड बी इन स्कूल दिस टाइम, ये हो जाएगा सेंटेंस, ही शुड बी इन स्कूल दिस टाइम, हो गया। तो ये इतना सिंपल सा सेंटेंस बन गया। अच्छा, शुड हम यूज कर रहे हैं तो शुड का यूज हम इस तरीके से करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि इसका रूल क्या होता है, यानी कि शुड का यूज हम मतलब फॉर्मेशन के हिसाब से कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए, मैंने बता दिया कि इसका मतलब चाहिए होता है, यानी कि सेंटेंस के एंड में क्या आना चाहिए, चाहिए आना चाहिए। तो इसकी फॉर्मेशन होती है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करते हो, वही आपका जो सब्जेक्ट होता है, आई बी यू दे ही शी इट एनी नेम, ठीक है। उसके बाद आप इसमें शुड यूज करते हो, ठीक है, शुड। उसके बाद आप इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हो, और इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट या अदर्स ऐड कर देते हो। ये हो गया आपका रूल, यानी कि ये शुड आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट या अदर्स, ठीक है, और ये सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, शुड की बात करते हैं ये रहा शुड आ गया आपका, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं ये आ गया देखो, इसके बाद ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अदर्स की बात कर रहे हैं तो ये आ गया देखो, ठीक है जी। इसी तरीके से नीचे वाले सेंटेंस में देखोगे तो देखो यहाँ पर ही आ रहा है, ये देखो मॉडल्स आ रहा है शुड, ठीक है। और ये जो बी है ना, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी मतलब होना होता है, ठीक है, बी वॉज वर बीन होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम बी। अच्छा, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर्स में यहाँ पर देखो इन स्कूल दिस टाइम आ गया पूरा, तो इस तरीके से सेंटेंस बन गया शुड के साथ। तो बहुत ही सिंपल है, आप सेंटेंस को बना सकते हो। तुम्हें समय पे खाना खाना चाहिए, यू शुड हैव फूड ऑन ऑन टाइम। तुम्हें टाइम पे अपने घर पहुंचना चाहिए, यू शुड रीच योर होम इन टाइम। तो मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, तुम पे ये कपड़ा बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें ये कपड़ा पहनना चाहिए। सजेस्ट करते हो ना आप किसी को कि ये शर्ट तुम पे बहुत अच्छी लगती है, ये शर्ट पहना करो। देखो रेड शर्ट पहनी है ना मैंने, तो कोई मुझे सजेस्ट करता होगा तुम पे ना रेड शर्ट बहुत अच्छी लगती है, आप रेड शर्ट पहनो। कैसे बोलेगा, यू शुड वियर रेड शर्ट,
बहुत फपती है आप पे। तो आप इस तरह से सजेस्ट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है शुड के साथ सेंटेंस बनाना। चलिए शुड का तो मैंने आपको बता दिया, अब शुड के आगे मैं आपको बताता हूं इससे अगला। अब आते हैं मस्ट पे, ठीक है, वंस अगेन मस्ट पे आते हैं अब। चलिए मस्ट, MUST, इस मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, चाहिए ही होता है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा इसमें जोर दे देते हैं, यानी कि जरूर चाहिए। मैं इस तरह से जरूर चाहिए जोर दे रहा हूं, क्यों जोर दे रहा हूं अभी बताता हूं आपको। जरूर चाहिए, तो इसका यूज हम किस लिए करते हैं, कहां पे करते हैं, तो देखिए मैं इसका यूज बता देता हूं आपको। इसका यूज किया जाता है एडवाइस देने के लिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ठीक है जी। जब आप किसी को कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हो तो आप इसका यूज करते हो, ठीक है। ये स्पेलिंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा एडवाइस का, एक सेकेंड। हाँ जी, तो इसका हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए, जब किसी को कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी हो। स्ट्रॉन्ग एडवाइस मतलब जोरदार सलाह, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे। चलिए देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि तुम्हें मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए, तुम्हें मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए और तुम्हें मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए, दोनों एडवाइस में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। देखिए, फुटबॉल अगर वो नहीं भी खेलता है एक दिन, मान लो, या नहीं खेलता है, ठीक है, तो उससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी, बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन इस वाले सेंटेंस में तुम्हें मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए, ये कोई किसी को तब बोलेगा ना जब वो बीमार होगा, जब उसको मेडिसिन लेने की जरूरत होगी, डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा कि इसे मेडिसिन लेनी है, ठीक है, लेकिन नहीं ले रहा है। तो आप क्या बोलोगे उस टाइम कि भाई बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन तुम्हें मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए, दवाई जरूर लो, नहीं तो ठीक कैसे होगे, है कि नहीं। तो जब नेसेसरी होता है, बहुत जरूरी होता है, तब हम मस्ट लगा के बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, यू मस्ट टेक मेडिसिन, यू मस्ट टेक मेडिसिन, ठीक है जी। अच्छा, यहां पे क्या लिखा है मैंने, यू मस्ट टेक मेडिसिन, मस्ट इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं हम। एक और स्ट्रॉन्ग एडवाइस देके देखते हैं, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये हम अपने किसी भाई को, छोटे भाई को, मतलब एक सजेशन दे रहे हैं, एक एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं। पता है क्यों, देखो हमने लिखा है कि तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि नहीं पढ़ने से क्या होगा, फेल हो जाओगे, ठीक है। तो अगर हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, इस तरह की एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये बहुत जरूरी है, नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, फेल हो जाएगा, अब बाद में बोलेगा मुझे तो किसी ने समझाया ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी, ठीक है जी, यू मस्ट स्टडी। और अगर आपके भाई ने, छोटे भाई ने अगर मतलब मेरा ये देखा होगा, मतलब मोडाल्स का चैप्टर पढ़ा होगा, जैसे आप पढ़ रहे हो उसने भी पढ़ा होगा, और आप मस्ट की जगह पे शूट लगा दोगे तो वो समझ जाएगा कि शूट तो नॉर्मल एडवाइस के लिए होता है, ऐसे ही बोल रहा है। अगर आप यहाँ पे मस्ट की जगह पे शुड बोल दो, यू शुड स्टडी, मतलब पढ़ या पढ़ मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, यू मस्ट स्टडी, यू शुड स्टडी नहीं, यू मस्ट स्टडी। क्यों, क्योंकि आप उसे एक जरूरी सलाह दे रहे हो, आप उसे एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हो, इसलिए। चलिए इसका भी मैं रूल बता देता हूं आपको, बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही जैसे इससे पहले वाला रूल था वैसे ये भी है। इसमें भी सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा आपका एज इट इज, उसके बाद क्या आएगा, मस्ट आएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी,
उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट या अदर्स आएगा, ठीक है, जैसा कि ऊपर के सेंटेंसेस में आया है, ठीक है। देखिए ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये आ गया, ये मस्ट है आपका, ये आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ गई, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर्स इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए ये आ गया, सब्जेक्ट आपका मस्ट आ गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। और एंडिंग वर्ड क्या होता है, वही जरूर चाहिए या फिर चाहिए। एंडिंग वर्ड क्या होता है, जरूर या सिर्फ चाहिए। लिखा होगा, बस फीलिंग आनी चाहिए भाई, जरूरी नहीं है कि जरूर लिखा ही हो, जरूर नहीं भी लिखा है, लेकिन अगर आप फीलिंग के साथ बोल रहे हो, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट हैव फूड, यू मस्ट टॉक टू हिम, तो समझ जाएगा। और जब हम नॉर्मल एडवाइस देंगे तो कैसे बोलेंगे, सिंपल, यू शुड शट द डोर, हो गया, यू शुड गो अवे, तुम्हें चले जाना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया मस्ट। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑट टू। ये तीनों भाई बहन है, शुड मस्ट ऑट टू, ये तीनों भाई बहन है, ठीक है जी। अब ऑट टू की बात कर लेते हैं हम, चलिए इसी से लिख देते हैं, क्या हो गया, इसकी स्पेलिंग होती है OUGHT, ठीक है, ऑट, और इसमें हम ऐड कर देते हैं टू, तो ये हो गया आपका ऑट टू। बेसिकली ये ऑट होता है और टू हम इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि क्या है, ऑट और टू दोनों को हम मतलब बिना टू के यूज करेंगे, क्योंकि इसके बाद एक मेन वर्ब आती है, बिना टू के यूज करेंगे तो सेंटेंस बन नहीं पाएगा, इसलिए हम इसको ऑट टू बोलते हैं। ऑट टू, इसका भी मतलब यही होता है, चाहिए, यानी कि शुड का मतलब भी चाहिए, है ना जी, और मस्ट का मतलब भी चाहिए, और ऑट टू का मतलब भी चाहिए, यानी कि तीनों का मतलब ही चाहिए। तो क्यों भाई चाहिए 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 क्यों आ रहा है, जब चाहिए ही आ रहा है तो सिर्फ शुड ही रहने देते हैं, ऑट टू या मस्ट क्यों बनाया, अभी बता रहा हूं क्यों बनाया। परेशान करने के लिए बनाया है। देखिए, ऑट टू इसलिए बनाया गया है कि आप किसी को सोशल या मोरल, ठीक है जी, सोशल या मोरल एडवाइस दे सको, सोशल या मोरल। अब ये सोशल और मोरल क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। सोशल या मोरल, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, मोरल का मतलब होता है नैतिक, ठीक है, सामाजिक और नैतिक, सामाजिक नैतिक, संस्कारों से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है जी। तो सामाजिक एडवाइस करनी हो या नैतिक एडवाइस करनी हो आपको, तो आप किसका यूज करोगे, तो आप ऑट टू का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूं, ट्रैफिक लाइट होती है ना, ट्रैफिक लाइट, हम सबको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ठीक है जी। ये एक सेंटेंस है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक एडवाइस दी जा रही है, ठीक है, और ये किस तरह की एडवाइस है, ये एक सोशल एडवाइस है, सोशल मतलब सामाजिक एडवाइस है, क्योंकि ट्रैफिक का जो नियम होता है वो सबके लिए है, सबके लिए मतलब सभी नागरिकों के लिए है, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक का नियम नहीं फॉलो करोगे तो दुर्घटना हो सकती है ना। उससे नुकसान हो सकता है। और ट्रैफिक का नियम सबको फॉलो क्यों करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कोई एक ही करेगा तो कैसे बात बनेगी। मान लो रेड लाइट हुई और आप रेड लाइट पे तुरंत ब्रेक लगा के खड़े हो गए और बाकी पीछे वाले करें मुझे नहीं मानना, तो आपको उड़ाते हुए चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए सबको फॉलो करना चाहिए। आप गाड़ी चला रहे हो, हैं, ट्रैफिक लाइट मतलब रेड हो गई और आपने गाड़ी रोक दी, और बाकी पीछे से जो लोग आ रहे हैं सारे, वो उसमें से कोई नहीं रुक रहा, सब चलते जा रहे हैं, तो क्या होगा, ट्रैफिक कंजेक्शन हो जाएगा, ट्रैफिक जाम लग जाएगा। क्यों, क्योंकि आप तो फॉलो कर रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन बाकी और नहीं कर रहे हैं, तो ट्रैफिक जाम तो लगेगा ही ना, यानी कि क्या हो जाएगा, कियोस्क मच जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा सारा मामला। इसीलिए सबको फॉलो करना चाहिए। सारे जब रुक जाएंगे ट्रैफिक लाइट पे तो फिर क्या होगा,
दूसरी गाड़ियां जो दूसरी ओर से आ रही हैं, दूसरी दिशा से आ रही हैं, वो आराम से चली जाएंगी। फिर आपकी बारी आएगी, फिर आप भी चले जाओगे। तो ये क्या होगा, ये एक व्यवस्थित तरीका हो जाएगा कि हाँ आप आराम से चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए सबको फॉलो करना चाहिए ना, किसी एक के फॉलो करने से थोड़ी होगा। कोई एक ही अगर फॉलो करेगा वो तो खर्च हो जाएगा फिर। चलिए इसको इंग्लिश में करते हैं। हम सबको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। वी ऑल, मैं यहाँ पे ऑल लिख रहा हूं, अगर मैं नहीं भी लिखूंगा सिर्फ वी लिख दूंगा तब भी चलेगा, ठीक है। वी ऑल शुड लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे सोशल एडवाइस का यूज कर रहे हैं, अभी बता रहा हूँ शुड हम यहाँ पे क्यों लिख सकते थे या क्यों बोल सकते हैं, अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। वी ऑल ought to follow the traffic rule, follow the traffic rule या रूल्स, ठीक है जी। वी ऑल ought to, अब यहाँ पे देख रहे हैं ought to का यूज किया है मैंने। क्या होता है आजकल जनरल इंग्लिश में, यानी कि जनरली लोग जब बोलते हैं ना, तो उनको मतलब आदत पड़ी होती है शुड बोलने की, ठीक है। और क्योंकि शुड अंडरस्टूड है कि भाई एडवाइस के लिए किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं होता वो, मतलब इतना जरूरी नहीं समझते हैं कि यार ought to ही बोलना है। वी ought to, मतलब इतना कौन ध्यान में रखेगा हमेशा कि अच्छा मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ सेंटेंस, अभी जो बोलने जा रहा हूँ ये कौन सा सेंटेंस है, मतलब ये मोरल एडवाइस है, सोशल एडवाइस है, या नॉर्मली मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, इतना डिफरेंस कौन करेगा, नहीं रहता ध्यान। तो सीधा इंसान बोलता है शुड, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, सीधा ऐसे बोलता है। वी ought टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, बोलना चाहिए, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आदत पड़ी होती है तो इंसान शुड लगा करके ही बोल देता है, ठीक है, और वो ईजी भी रहता है। तो कहने का ये मतलब है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन आपने अगर ought to की जगह पे शुड लगा दिया बोलते टाइम मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, बोलते टाइम अगर आपने लगा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी गलती नहीं है। सामने वाले को समझ में आता है कि आप क्या कहना चाहते हो, सेंस सेंस समझा जाता है एक्चुअली, ठीक है। और बेहतर होगा कि आप ought to लगाओ, सबसे अच्छी बात तो यही होगी। और कहीं भी रिटन एग्जाम में, कहीं भी रिटन में पूछा जाता है तो भाई ought to लिखा जाएगा, अगर आप शुड लगा दोगे तो काट देंगे, गलत कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझते हैं। अच्छा, नैतिक एडवाइस किसे बोलते हैं, तो नैतिक एडवाइस भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए एक और देते हैं, एक और सेंटेंस लिखते हैं। हमें आ, अपने से बड़ों या फिर अपने माता पिता की हमें अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये एक मोरल एडवाइस हो गया, यानी कि मोरल नैतिक सलाह करनी चाहिए, वैसे नहीं करनी चाहिए, माता पिता की ही नहीं अपने से बड़े सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए वैसे तो, ठीक है। आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और करनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ठीक है जी। वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये कैसी एडवाइस हो गई, तो ये आपकी सोशल एडवाइस हो गई, ठीक है। सोशल, सॉरी, मोरल एडवाइस हो गई, नैतिक, नैतिक एडवाइस क्यों हो गई, ठीक है जी। तो वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो ये क्या हो गया, मोरल एडवाइस हो गया। इसमें हमें क्या करना है, सेम टू सेम बिल्कुल वही चीज है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद आप ought टू का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, उसके बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट यूज करेंगे या फिर अदर्स, ठीक है जी। सब्जेक्ट आ गया आपका, फिर ought टू आ गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट या अदर्स आ गया, ठीक है। और अगर हम पहचान की बात करें कि सेंटेंस के एंड में क्या आता है, तो चाहिए ही आता है। सेंटेंस के एंड में क्या आता है, चाहिए, सिंपल, चाहिए आता है।
तो मैंने आपको बताया शुड, मस्ट एंड ऑट टू, इन तीनों का हम यूज कैसे करते हैं। चलिए इससे अगला मैं आपको मॉडल्स बताता हूं कि उसका यूज हम कैसे करेंगे। देखिए शैल हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ठीक है। इसके बाद शुड हो गया, मस्ट हो गया और टू हो गया। अब आते हैं हम हैज टू, हैव टू, हैड टू पे, ठीक है। तो इस चीज को मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं, इसके साथ ही थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इस तरफ मैं आपको बता देता हूँ हैज टू, हैव टू, और उधर हैज टू, हैड टू, हैज टू, हैव टू, और इस साइड आ जाते हैं हम हैड टू, हैड टू। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है हैज टू, हैव टू, एक सेकंड, ओब्लाइजेशन, ओब्लाइजेशन का मतलब होता है मजबूरी, ठीक है जी, मजबूरी, दुख दर्द, मजबूरी, ठीक है जी, मजबूरी। जब हम मजबूरी की बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे वो पास्ट में हो, ठीक है, जब हम मजबूरी की बात करते हैं तब हमें हैज टू, हैव टू और हैड टू यूज करना होता है। कैसे करना होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि इस हैज टू, हैव टू को, मतलब जब कोई सेंटेंस आपके पास आएगा तो उसके एंडिंग वर्ड्स क्या होंगे। तो देखिए उसका एंडिंग वर्ड होगा ना है, ना है, नी नी है तो नहीं होगा, खैर ना है, बस यही होगा। या फिर इसके अलावा ये हो सकता है कि पढ़ता है, पढ़ता है, ठीक है। अच्छा, और ये हैड टू का क्या होगा, ना था, पास्ट है ना, तो इसलिए ये ऐसे हो जाएगा ना था, ठीक है। या फिर पढ़ता था, ठीक है, ये हो जाएगा पढ़ता था। अब देखिए इससे इससे सेंटेंस बना के देखते हैं हम, सेंटेंस के थ्रू आप समझिए इसको कि कैसे करेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, उसे बोलना है, उसे बोलना है, एक सेंटेंस ये है, उसे बोलना है। अब देखिए यहाँ पे ना है आ गया, ठीक है, उसे बोलना है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही हैज टू स्पीक, ही हैज टू स्पीक, यानी कि उसे बोलना है। अगर इसी को पास्ट में कर दिया जाए तो, जैसे कि उसे बोलना था, अगर ये सेंटेंस इस तरह से बन जाए कि उसे बोलना था, तो यहां पे देखो ना था आ गया, है ना। तो इसे इंग्लिश में कैसे करेंगे, तो सिंपल, ही हैड टू लगा देंगे हम, ही हैड टू स्पीक, हो गया। इसका यूज हम कहां पे करते हैं, इन सेंटेंसेस का, तो इन सेंटेंसेस का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें अपनी कोई मजबूरी बतानी हो, ठीक है। मजबूरी कैसे, अरे यार मुझे ना रोज दवाइयां खानी पड़ती हैं। एक बात बताओ, दवाई कौन अपने मन से खाता है, कौन खुशी से खाता है, कौन ये सोच के खाता है वाह क्या बात है आज इतनी सारी दवाइयां, मजा ही आ गया, आज तो दिल खुश हो गया मेरा, कौन खाता है। नहीं नहीं आप बताओ, ऐसे कोई खाता है, दवाइयाँ जो होता है वो कोई मतलब खुशी से खाता है, नहीं ना, मजबूरी से खाता है। तो वो क्या बोलेगा, आई हैव टू टेक मेडिसिन, आई हैव टू टेक मेडिसिन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यार मुझे ना दवाई खानी पड़ती है, सिंपल। कोई कहीं जाना नहीं चाहता है, मान लो उसकी उसका मन नहीं है, ठीक है, तो क्या बोलेगा वो, ऐसे ही बोलेगा, यार मेरा मन नहीं होता है जाने का, लेकिन क्या करूं मुझे जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हर मंडे को, मतलब संडे बीतता है ना, तो मंडे को इंसान का मन नहीं होता है ऑफिस जाने का, तो क्या बोलेगा, अगर उसे ये बोलना हो कि मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, तो ऐसे ही बोलेगा ना, लेकिन मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, आई हैव टू गो ऑफिस, ठीक है जी।
तो जब आपकी कोई मजबूरी हो जाए तो वहां पर आप किसका यूज करते हो, हैज टू, हैव टू और हैड टू का। ठीक है जी। और ये हैज टू, हैव टू जो लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है, जैसे कि आई, वी, यू और दे, या कोई भी प्लूरल आ जाए तो इन सब के साथ आप क्या करोगे, हैव टू का यूज कर दोगे। और ही, शी, इट, या किसी का नाम हो जैसे कि राज, ठीक है, या फिर कुछ भी जो सिंगुलर में हो, तो वहां पे आप किसका यूज कर दोगे, हैज टू का। हो गया सिंपल। लेकिन यहाँ पे पास्ट में क्या होता है, सबके साथ ही आपको हैड टू यूज करना है। आई हैड टू, वी हैड टू, यू हैड टू, दे हैड टू, ही हैज टू, सी हैड टू, इट हैड टू, राज हैड टू, सबके साथ ही हैड टू यूज करना है। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मजबूरी बताने के लिए, अपनी कोई भी मजबूरी हो उसको बताने के लिए इसका यूज हम करते हैं। बस प्रेजेंट और पास्ट का अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता है। चलिए मैं इसका रूल भी लिख देता हूं। बहुत ही सिंपल सा रूल होता है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करें, उसके बाद आप हैज टू, हैव टू सब्जेक्ट के अनुसार लिखें, ठीक है, यूज करें। और उसके बाद सेम टू सेम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जैसा कि अभी तक होता हुआ आया है, और उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है या फिर अदर्स आ जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स या अदर्स, जैसा कि ऊपर के सेंटेंसेस में हुआ है। देखिए ये रहा सब्जेक्ट आपका, ठीक है, हैज टू, हैव टू में से यहाँ पे मैंने हैज टू यूज किया है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोली थी मैंने, ये रही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए, और ऑब्जेक्ट इसमें आया नहीं। अगर मैं यहाँ पे समथिंग लिख दूं तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये अदर्स हो जाएगा। लीजिए, ही हैज टू स्पीक समथिंग, उसे कुछ बोलना है, ठीक है। और कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि यार मुझे ना कुछ बोलना है, प्लीज लिसन टू मी, आई हैव टू स्पीक समथिंग, बट हम हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में बोलो ना, हेलो, हाँ, आई हैव टू स्पीक समथिंग, प्लीज लिसन टू मी, ऐसे बोलो, क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी सेम टू सेम है। मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन क्या करूं, आई हैड टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ा। ठीक है जी, ऐसे पढ़ता था या पढ़ा था एक ही बात है, इसको ऐसे ही बोला जाता है, ये पढ़ा था भी हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया आपका सबसे पहले, फिर यहां पर हैड टू, उसके बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है जी, या फिर अदर्स आप इसको कह सकते हो, ये आएगा। ठीक है, ये हो गया। एंडिंग वर्ड्स हैं ये, सेंटेंस के एंड में ये आ सकते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस के एंड में आ सकते हैं। जब भी सेंटेंस के एंड में ये आ जाए तो आपको तुरंत माइंड में रिमाइंड होना चाहिए, हैड टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, खत्म। ठीक है, चलिए इसका एक अल्टरनेटिव भी मैं आपको बता देता हूं जस्ट इसके बाद। अल्टरनेटिव क्या है अभी बताता हूं। अल्टरनेटिव है नीड और नीड टू। ठीक है जी, नीड टू, ये आपका अल्टरनेटिव है। इस नीड टू का मतलब भी होता है ना है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, अभी बताऊंगा आपको कैसे। ना है या फिर आवश्यकता है, ठीक है, अभी डिफरेंस बता देता हूं आपको। आवश्यकता है यानी कि यहां पे आप कहोगे नेसेसिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नेसेसिटी की, जरूरत की, आवश्यकता की बात हो रही है। ठीक है, और अगर इसको आप पास्ट में कर दोगे तो ये हो जाएगा नीडेड टू। ओके, नीडेड टू यानी कि ना था या फिर आवश्यकता थी, आवश्यकता थी, ये हो जाएगा ये। अच्छा, इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, ये भी नेसेसिटी के लिए यूज हो रहा है लेकिन पास्ट में। कैसे करेंगे, लेट्स सी। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, सेंटेंस है आपका, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, सिंपल। मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ने की जरूरत है। क्यों पढ़ना है भाई,
जब कोई ऐसे बोलेगा आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी मतलब मजबूरी में पढ़ना, यानी कि अगर आप ऐसे बोल रहे हो आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है, यानी कि मैं मजबूरी में पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे बोल देते हो कि आई नीड टू स्टडी, मतलब मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे पढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी ये नेसेसिटी को बताता है, क्योंकि पढ़ना क्यों है? अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा। आई नीड टू स्टडी, यानी कि मुझे पढ़ना है, अदरवाइज आई विल गेट फेल्ड, आई विल फेल। हाँ चलिए, अब यहाँ पे इसको अगर पास्ट में कर दें तो कैसे हो जाएगा? सिंपल, पास्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, मुझे पढ़ना था। अगर इसको पास्ट में कर देते हैं तो मुझे पढ़ना था, ये हो गया। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिख देंगे? आई नीडेड टू स्टडी, आई नीडेड टू स्टडी, हो गया। लीजिए, ये हो गया पास्ट में, यानी कि मुझे पढ़ना था। तो ये इसका अल्टरनेटिव है। आप देखिए, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा नीड टू और नीडेड टू ही बोले, बिल्कुल याद रख करके, मतलब ऐसा नहीं होता। आप हैज टू, हैव टू और हैड टू बोल सकते हैं, लेकिन होता यह है कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आपके वो एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं, ठीक है? आप जब बोलोगे तो अपनी उस फीलिंग के साथ, उस सेंस के साथ, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बोलना, तो क्या होगा? सामने वाले को समझ में आएगा कि हाँ जी, कितनी सीरियस बात कर रहा है, ठीक है? क्योंकि नीड टू जरूरी नहीं है कि आप यूज कर ही लो हमेशा, हमेशा आपको याद रहे, नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, जब आपकी आदत में शामिल हो जाएगा, आप बोलने लग जाओगे बार बार लगातार, तो अपने आप जहाँ पे नीड टू आना होगा नीड टू आएगा, जहाँ पे हैज टू हैव टू आना होगा वहाँ पे हैज टू हैव टू आएगा। बस प्रैक्टिस की बात होती है, आपको प्रैक्टिस करना होता है। इनके जितने सेंटेंसेस बना बना के प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको याद होगा, ठीक है? इसका भी रूल बता देता हूँ मैं आपको, बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट लिखिए सबसे पहले, उसके बाद आप इसमें नीड टू, है ना, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, एंड देन ऑब्जेक्ट या अदर्स, हो गया, ठीक है? पहचान मैंने आपको बताई दी है। और अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में भी ऐसे ही होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, नीड टू की जगह पे नीडेड टू आ जाएगा, नीडेड टू, ठीक है? प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे वहां आई थी वैसे यहाँ पर भी आएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा या फिर अदर्स आ जाएगा, या दोनों आ जाएंगे, हो गया, ठीक है? नीड टू और नीडेड टू हो गया ये वाला। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, अगला मॉडल्स बताता हूँ मैं आपको। यूज टू, एक मोडाल से यूज टू, ठीक है? इस यूज टू का क्या यूज है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? और कैसे कैसे यूज होता है सारी चीज बता रहा हूँ मैं आपको। लिसन, यूज टू, यूज टू, यूज टू का मतलब होता है किसी पुरानी हैबिट की बात करना, ओल्ड हैबिट। जब हम किसी ओल्ड हैबिट की बात करते हैं ना, तो हम यूज टू का यूज करते हैं। ओल्ड हैबिट, ओल्ड हैबिट में कैसा हुआ देखो, जैसे कि इसके सेंटेंस के एंड में आ करता था, आ करती थी, और आ करते थे, आएगा। आ करता था, आ करती थी, आ करते थे, सेंटेंस के एंड में आएगा। कैसे? देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इसका यूज वहां पर करेंगे जहां पे किसी ओल्ड हैबिट की बात कर रहे हो, बहुत पुरानी आदत की। जैसे कि वह बचपन में पतंग उड़ाया करता था। ठीक है जी, वह बचपन में पतंग उड़ाया करता था, बचपन में, यानी कि अब नहीं उड़ाता, ठीक है? वह बचपन में पतंग उड़ाया करता था, वो अभी भी पतंग उड़ाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वह बचपन में पतंग उड़ाया करता था, कैसे बोलेंगे? ही यूज टू, he used to fly kite in childhood,
चाइल्डहुड, बचपन में, ठीक है जी, वह बचपन में पतंग उड़ाया करता था। तो यहाँ पे मैंने किसका यूज किया, यूज टू का। और भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे कि मेरे पिताजी बचपन में स्कूल नदी पार करके जाया करते थे, ठीक है। माई फादर यूज टू गो टू स्कूल क्रॉस द रिवर, या क्रॉसिंग द रिवर। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। जो बहुत पुरानी आदतें होती हैं, वह बहुत झूठ बोला करता था, अब नहीं बोलता, लेकिन पहले बहुत झूठ बोला करता था। वो मुझे हमेशा मारा करता था, अब नहीं मारता। यानी कि लगभग ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी बातें जो आप अब नहीं करते हो, ठीक है, या बहुत कम करते हो, या किसी ओकेशन पे करते हो, या फिर नहीं ही करते हो। तो ऐसी आदतों को, ऐसी बातों को बताने के लिए आप यूज टू का यूज करते हो, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस आपको और बता दूं, थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए। क्या होता है कि अगर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, यहाँ पे देखिए, आई एम यूज टू I am used to listening music। अब देखिए, एक मैंने यहाँ पे सेंटेंस और लिख दिया जिसमें मैंने यूज टू का यूज किया है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस है। यहाँ पे ये मोडाल्स नहीं है। ये जो मैंने बाद में सेंटेंस लिखा है ना, जिसमें मैंने यूज टू का यूज किया है, ये मोडाल्स नहीं है, मोडाल्स ऊपर वाला है। कैसे, देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए एम यूज किया है आई के साथ, ठीक है, उसके बाद यूज टू लगाया है, फिर लिखा है मैंने यूज टू लिसन म्यूजिक। तो यहाँ पे जो मैंने यूज टू लगाया है ना, इसका मतलब पता क्या हो जाएगा, आदत, ठीक है जी। यहाँ पे भी आदत की बात हो रही है, लेकिन ये अलग है। कैसे, इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा कि मुझे लिसनिंग म्यूजिक, मुझे म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनने की आदत है, ठीक है जी। आदत है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एम लगाया है। आई एम यूज टू लिसन म्यूजिक, यानी कि मुझे म्यूजिक सुनने की आदत है। तो ये सेंटेंस अलग हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका इज एम आर यूज होगा, उसके बाद यूज टू आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है किसी चीज की आदत होना। आई एम यूज टू लिसनिंग म्यूजिक का मतलब मुझे आदत है। यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हो, आई एम यूज टू लिसन, आई एम यूज टू ड्राइविंग कार, मतलब मुझे कार चलाने की आदत है। कुछ भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा इससे अलग है, डिफरेंट है। तो जब सेंटेंस इस तरह से आ जाए, यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब भी इससे पहले आ रही है, तो ये जो यहाँ पे है ना, ये आपका मोडाल्स नहीं है। मोडाल्स ये है, क्योंकि मोडाल्स क्या होता है, डायरेक्टली यूज होता है सब्जेक्ट के बाद। ये देखो, सब्जेक्ट है आपका, इसके बाद ये मोडाल्स आ गया। तो इस तरह से अगर कोई सेंटेंस बन रहा है, तो ये मोडाल्स नहीं होगा, ठीक है। चलिए, मोडाल्स का मैं रूल आपको बता देता हूँ। ये मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया ताकि कभी आपको इस तरह का सेंटेंस मिले तो आप इसको मोडाल्स ना समझें, ठीक है। रूल होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर यूज टू आता है, उसके बाद आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, या फिर अदर्स आता है, ऑब्जेक्ट या अदर्स, ठीक है। ये देखिए, सब्जेक्ट आ गया आपका, यूज टू आ गया, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा यूज टू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, फिर मैंने ऑब्जेक्ट के अदर्स बोला था आपको, ये रहा वो, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम यूज टू का यूज करते हैं। तो बहुत ईजी है यूज टू का यूज करना। सेंटेंस के एंड में देखो, आ करता था, बोल रहा था मैं आएगा, तो ये देखो आ रहा है ना, उड़ाया, या को अगर करोगे तो आ हो गया ना, उड़ाया करता था, आ गया, ठीक है जी। तो एंडिंग वर्ड से हम पहचान जाते हैं कि हमें कौन सी मेन वर्ब, कौन सी मतलब मोडाल्स यूज करना है, या फिर कौन सा हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। चलिए, इसको आप कर लीजिएगा, इसके सेंटेंसेस भी बना के देखिएगा। यूज टू भी हो गया आपका, हैज टू, हैव टू भी हो गया। चलिए, थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं। अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें संभावना वाली बात होती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी वाली बात होती है।
संभावना। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पॉसिबिलिटी इसमें क्या होता है, देखिए एक होता है इज सपोज टू, एम सपोज टू, आर सपोज टू, आर सपोज टू। ठीक है जी। इसी का पास्ट अगर हम कर दें तो सिंपल वॉज सपोज टू हो जाएगा और वर सपोज टू हो जाएगा। इसमें दो ही होते हैं, वॉज सपोज टू और वर सपोज टू। अच्छा, अब इनकी पहचान क्या होती है, मैं ये भी लिख देता हूं यहां पर। तो देखिए इनकी पहचान होती है वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला हूं, और वाली हूं, और वाले हो, वाले हो। ठीक है, ये इनके एंडिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि सेंटेंस के एंड में आएंगे। इसी तरीके से इनके जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं क्या होगा, वाला था, वाली थी, वाले थे। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंसेस बिल्कुल ऐसे नहीं बनेंगे कि वह दूध वाला है, दूध वाला था, ये वो सेंटेंसेस नहीं है। चलिए इससे सेंटेंस बना के देखते हैं। अच्छा, इसका अल्टरनेटिव भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि ये जो मैंने लिखा है ना, इज सपोज टू, एम सपोज टू, आर सपोज टू, तो आप इसका अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, जैसे कि इज टू, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, एम टू, शॉर्ट में आप ऐसे ऐसे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और आर टू आप ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, और आर अबाउट टू। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या अल्टरनेटिव है आपके लिए, यानी कि आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी तरह से इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके लिए अल्टरनेटिव है। जैसे कि वॉज सपोज टू लिखा है, तो आप इसको वॉज टू भी कर सकते हैं, और वर टू भी कर सकते हैं। इसके बाद वॉज अबाउट टू भी हो सकता है ये, और वर अबाउट टू भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये अल्टरनेटिव है। अच्छा, सेंटेंसेस बना के देखते हैं इनके। चलिए एग्जाम्पल, एक सेंटेंस लेते हैं। मेरा दोस्त आज मेरे घर आने वाला है। आने वाला है, ये है एक सेंटेंस। ठीक है जी, मेरा दोस्त आज मेरे घर आने वाला है, तो यहाँ पे देखिए वाला है आ गया ना, मैं कह रहा था ना वाला वाली आ जाएगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे सेंटेंस को, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। ठीक है, और माई फ्रेंड है तो इज आ जाएगा, सिंगुलर के साथ इज आता है। माई फ्रेंड इज अबाउट टू, या फिर इज सपोज टू, मैंने आपको अल्टरनेटिव दिया, आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप माई फ्रेंड इज सपोज टू, या फिर सपोज टू की, इज सपोज टू की जगह पे हम लिख सकते हैं इज टू। ठीक है जी, या फिर इज टू की जगह पे हम लिख सकते हैं इज अबाउट टू,
इन तीनों में से ही कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। माई फ्रेंड इज सपोज टू कम टू माई होम टुडे। ये हो गया सेंटेंस आपका, ठीक है। माई फ्रेंड इज सपोज टू कम टू माई होम टुडे, माई फ्रेंड इज टू कम टू माई होम टुडे, या फिर माई फ्रेंड इज अबाउट टू कम टू माई होम टुडे, ऐसे आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया सेंटेंस बिल्कुल। अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट में कर दें तो क्या होगा, लेट्स सी। मेरा दोस्त आज मेरे घर आने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा था। मेरा दोस्त आज मेरे घर आने वाला था, आने वाला था। लो जी, ये हो गया आपका पास्ट वाला था, यू कैन सी, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, जैसे ये सेंटेंस लिखा है सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर दो। माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप नहीं, माई फ्रेंड वॉज, क्योंकि माई फ्रेंड है इसलिए वॉज आ गया। वॉज टू लिख सकते हैं या फिर सपोज टू लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। वॉज सपोज टू कम टू माई होम टुडे। लो जी, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे वॉज सपोज टू की जगह पे वॉज टू कर सकते हो आप, इसको वॉज अबाउट टू भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। चलिए इसका साथ ही साथ में रूल भी लिख देता हूँ ताकि आपको और आसानी रहे, कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। तो इसका रूल वही होता है भाई, सिंपल। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेते हो, ठीक है जी। उसके बाद आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाद में लेंगे, पहले इज एम आर लेंगे, इज सपोज टू, एम सपोज टू, और आर सपोज टू। ये हो गया, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर्स, ऑब्जेक्ट या अदर्स, ठीक है जी। ये हो गया आपका रूल। पहचान वही है, ऊपर लिख दिया मैंने पहचान, ये रही पहचान आप इसकी, वाला है वाली है, ये सेंटेंसेस की पहचान है। सेंटेंस के एंड में अगर ये आता है तो आप ये मॉडल्स यूज करोगे, ठीक है। इसी तरीके से इधर देख लेते हैं पास्ट में, तो सेम ही रहेगा, बस वहाँ पे इज सपोज टू आ रहा था, यहाँ पे वॉज और वर सपोज टू हो जाएगा। सब्जेक्ट, इसके बाद आप क्या आ गया, वॉज सपोज टू। कहने का मतलब अगर आप उसको याद कर लेते हो तो इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस मॉडल्स ही चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, ठीक है। सब्जेक्ट वॉज सपोज टू, और उसके बाद वर सपोज टू, वर सपोज टू, उसके बाद आपका आ जाता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट या अदर्स। ऊपर के सेंटेंसेस को मैंने इसी तरीके से इसी रूल को फॉलो करके बनाया है, ठीक है। देखिए कैसे, ये आपका सब्जेक्ट मैंने आपको बोला था, ये रहा आपका सब्जेक्ट। फिर मैंने बोला था इज सपोज टू, यानी कि ये मॉडल्स का बात की थी मैंने, ये रीमॉडल्स आपकी आ गई। फिर मैंने बोला था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये रहा आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये देखो आ गया। फिर मैंने बोला था ऑब्जेक्ट या अदर्स, तो ये रहा जी आपका ऑब्जेक्ट या अदर्स, ये रहा ये सारा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी हो रहा है, सब्जेक्ट ये रहा आपका सब्जेक्ट। फिर मैंने बोला था वो सपोज टू, यानी कि मोडाल्स, ये रहा आपका मोडाल्स। फिर मैंने बोला था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर मैंने बोला था ऑब्जेक्ट या अदर्स, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट या अदर्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। देख लीजिए एक बार आप। हाँ,
ठीक है जी। तो ये आपके मॉडल्स थे, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और मॉडल्स काफ़ी इजी चैप्टर होता है। मैंने ये जितने भी मॉडल्स आपको बताए हैं, ये सारे के सारे स्पीकिंग वे में यूज़ करने के लिए आपको बताए हैं। आप इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होती है हिंदी से इंग्लिश, उसके लिए बताए हैं। तो आप इसको फॉलो कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।